हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान एवं जातीय मान। आज हम समझने वाले हैं स्थानीय मान एवं जातीय मान के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि अंक हमारे क्या होते हैं। अंक हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सारे हमारे मैथमेटिक्स में अंक होते हैं। ठीक है, तो अंकों से मिलकर के मेरी क्या बनती हैं? संख्याएं। जैसे कि 2, 3, 5, 8, 6, 2, 7। इस तरीके से मैंने कोई संख्या लिखी। इस तरीके से मैंने कोई संख्या लिखी। तो मैं इसको अगर इसके फर्स्ट अंक को देखता हूं तो ये मेरा कैसा है? कौन सा स्थान है? इकाई का स्थान है। यानी कौन सा है? इकाई, प्लेस, यूनिट, प्लेस। कौन सा है? इकाई। सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड कौन सा होगा मेरा? दहाई। थर्ड की बात करता हूं तो थर्ड कौन सा होगा? सैकड़ा। फोर्थ की बात करूंगा तो 1000। फाइव की बात करूंगा तो 10,000। 10,000। 6 की बात करूंगा तो लाख। और 7 की बात करूंगा तो 10,00,000। इस तरीके से हमारी जो संख्याएं हैं उनमें अंकों का स्थान डिवाइड होता है। जो बाएं तरफ से फर्स्ट जो डिजिट होती है उसे हम बोलते हैं इकाई का अंक। सेकंड डिजिट होती है उसे बोलते हैं दहाई का अंक। थर्ड डिजिट होती है उसे बोलते हैं सैकड़ा का अंक। फोर्थ डिजिट होती है उसे हम बोलते हैं 1000 का अंक। इसी तरीके से हम इन अंकों को डिवाइड करते हैं। देखो बच्चों, इकाई का मतलब क्या होता है? 1। इकाई का मतलब क्या होता है? 1। तो और दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब क्या होता है? 10। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। 1000 का मतलब 1000। और 10,000 का मतलब 10,000। और लाख का मतलब 1,00,000। और 10,00,000 का मतलब 10,00,000। ठीक है बच्चों, ये इतना तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि 7 कौन से स्थान पर है। अगर मैं 7 को देखूं तो 7 के बारे में बात कर रहा हूं तो 7 तो मेरा अंक हो गया, पर इसका स्थान कौन सा है? इकाई। तो इस तरीके से मेरा इसका स्थान कौन सा आ जाएगा? 7 × 1 = 7। इसका इकाई अंक मेरा क्या आ जाएगा? 7 × 1 = 7 × 1 = 7। अब मैं बात करता हूं 2 की। तो 2 को कौन से स्थान पर है? दहाई स्थान पर है। और 2 क्या है? एक अंक है। 2 का हमें क्या निकालना है? दहाई। कौन सा स्थान है निकालना है? 2 का हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। तो 2 और 2 कौन से स्थान पर है? दहाई स्थान पर है। तो 10। तो कितना आ जाएगा इसका? 20। कितना आ जाएगा? 20। ऐसे में 6 की बात करता हूं तो 6 कौन से पर है? सैकड़ा पे। यानी 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 100 से। तो 6 × 100। तो इसका कितना हो जाएगा? 600। इसका कितना हो जाएगा? 600। ऐसे में बात करता हूँ 8। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 कौन से स्थान पर है? 8 कौन से पर? 1000 पे। तो 8 का मल्टीप्लाई 1000 से। 8 × 1000। तो कितना आ जाएगा? 8,000। इसी तरीके से ये हमारी सारी अंक आती जाएंगी। जैसे 5 है तो 5 के पे क्या आ जाएगा? 50,000। 5 के पे कितना आ जाएगा? 5 के पे कितना आ जाएगा? 50,000। ऐसे ये 3 है तो इसके पे कितना आ जाएगा? इसके पे कितना आ जाएगा? 30,000। 3,00,000। और ये कितना है? 2 कौन से पर है? 10,00,000 पे। तो ये कौन से पर आ जाएगा? 2,00,000 पे। इस तरीके से हम इन्हें लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 का इकाई अंक है तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 होगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 20 होगा। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 600 होगा। 8 का 8,000। 5 का 50,000। 3 का 3,00,000। और 2 का 20,00,000। इस तरीके से हम सब का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। पर बच्चों, आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से आपको नहीं निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से नहीं निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हमारे निकालने का तरीका रहेगा
जैसे कि 7 का किसी भी संख्या में अगर पहली संख्या का बाएं से पहली संख्या का स्थानीय मान पूछ लिया जाता है तो पहली संख्या का पहले अंक का स्थानीय मान वह खुद संख्या ही हमारी होती है। अगर सेकंड का पूछ लिया जाता है, अगर हमारी दहाई जो दूसरे नंबर पे है उसका स्थानीय मान पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले जिसका पूछा है उसको लिखो और उसके बाद में कितने अंक हैं इस अंकों की जगह पे मैं क्या लगा देने जीरो। जैसे 2 के बाद में कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दो। ऐसे में 6 की बात करूं तो 6 को लिखो और 6 के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2 तो कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा दें। ऐसे में 8 की बात करूं तो 8 का उसने स्थानीय मान पूछा है तो 8 के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 तो बाद में मैं 3 जीरो लगा दूंगा। उसके बाद आते हैं 5 को देखते हैं। सबसे पहले 5 लिखो और कितने अंक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरीके से मैं जब 3 की बात करता हूं तो 3 की बात करूंगा तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले 3 को लिखा मैंने, फिर 1 2 3 4 5 यानी कि मुझे आगे 1 2 3 4 5 जीरो मुझे लगा देनी है। अब मैं बात करूंगा 2 की बात करूंगा तो 2 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 तो 6 जीरो मुझे लगा देनी है किसके आगे, 2 के आगे। इस तरीके से मैं इजीली किसी भी अंक का इस संख्या में से अगर मुझे स्थानीय मान पूछा जाता है तो मैं उसके सामने कितने अंक हैं उतनी जीरो लगा करके उसका स्थानीय मान इजीली बता सकता हूं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं कुछ एक और एग्जाम्पल मान के चलो आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आ गया जीरो। तो जीरो का इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि जीरो का स्थानीय मान क्या होगा। तो जीरो का स्थानीय मान, अब बच्चों अगर किसी भी संख्या में जीरो का स्थानीय मान पूछा जाता है तो वो हमेशा होता है जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए कौन सी संख्या हमारी जीरो, कौन सी संख्या है जीरो, और जीरो में मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 3 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 का तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इस वजह से हमारी जीरो किसी भी संख्या में जीरो हमारी कहीं पर भी हो तो उसका मान हमेशा हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये तो बात हो गई स्थानीय मान की। अब हम समझते हैं जातीय मान। जातीय मान बच्चों कुछ नहीं होता, जैसे कि मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है फेस वैल्यू का मतलब उसका चेहरा कैसा है, संख्या दिखने में कैसी है। कहने का मतलब अगर संख्या को मैं देखूं तो संख्या कौन सी है वही उसका जातीय मान होता है। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इसमें मैं पूछता हूं कि 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान क्या होगा। तो 5 का जातीय मान क्या होगा, ये संख्या कौन सी है 5, तो जातीय मान क्या होगा 5 होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जैसे 3 है तो 3 का जातीय मान क्या होगा, तो क्या होगा, कौन सी संख्या है ये 3 है तो 3 का जातीय मान क्या होगा 3 होगा। 2 के जातीय मान की बात करता हूँ तो क्या होगा 2 होगा। 7 के जातीय मान की बात करता हूँ तो क्या होगा 7 होगा। 6 के जातीय मान की बात करता हूँ तो क्या होगा 6 होगा। 2 के जातीय मान की बात करता हूँ तो क्या होगा 2 होगा। कहने का मतलब जातीय मान वही संख्या होती है जिसका की जातीय मान हमें पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो स्थानीय मान और जातीय मान आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान के चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 3 4 6 5 में 4 व 6 के स्थानीय मान में क्या अंतर है, क्या अंतर होगा। यानी कि ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें उसने कहा है कि 4 संख्या को लेना है और 6 को लेना है। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है और उसके बाद हमें क्या निकालना है, उन दोनों का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं किसका, 4 का। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा 400, 4 का स्थानीय मान क्या होगा 400। फिर मुझे किसका निकालना है 6 का, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा 60, 6 का स्थानीय मान कितना होगा 60। अब मुझे इनमें क्या निकालना है, अंतर का मतलब डिफरेंस,
और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है ज्यादा में से कम को घटाना, ज्यादा में से कम को घटाना। तो यहाँ पे ज्यादा कौन सी है? 400, और कम कौन सी है? 60। तो 400 में से मैं 60 को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो कितना आएगा बच्चों? 340। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 340 हो जाएगा। यानी 4 व 6 के स्थानीय मान में जो अंतर आएगा वो 340 आएगा। एक और क्वेश्चन में देखता हूं, एक और क्वेश्चन में देखता हूं। जैसे कि मान के चलो दे रखा है आपको 54832, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। मैं 8 व 4 के जातीय मान का गुणन क्या होगा? का गुणनफल क्या होगा? इस तरीके से मान के चलो आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है कि इस संख्या में 8 व 4 के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। अब मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जातीय मान क्या होता है। किसी भी संख्या में अगर ये 2 अंक दे रखे हैं तो उसका जातीय मान क्या होता है? जातीय मान का मतलब मैंने अभी बताया कि जातीय मान का मतलब होता है वह संख्या खुद वही संख्या। तो 8 का उसने पूछा है तो 8 का क्या होगा? 8 होगा। और 4 का क्या होगा? जातीय मान 4 का 4 होगा। और दोनों का में क्या करना है? गुणनफल करना है, यानी कि हमें क्या कर देना है? इनका गुणा कर देना है। तो 8 चौके 32। तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनल? 32। जैसे मान के चलो बच्चों कोई एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है 3, 4, 6 में 4 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में क्या अंतर होगा? तो इस क्वेश्चन में दे रखा है 3, 4, 6 में 4 के किसकी बात की गई है बच्चों? इसमें 4 की बात की गई है। तो 4 का सबसे पहले मैं क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। तो 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले संख्या को लिखो और उसके बाद में कितनी संख्या है उतने हमें उसमें लगा देने हैं 0। तो इस 4 का स्थानीय मान कितना है? 40। एवं जातीय मान भी किसका? 4 का। तो 4 का जातीय मान क्या होता है? 4 का जातीय मान क्या होता है? 4। और दोनों में क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि सब्ट्रैक्शन, ज्यादा में से कम को हमें घटा देना। तो जैसे ही मैं 40 में से 4 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 36। तो इस तरीके से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, जो कि दे रखी है पूर्ववर्ती एवं परावर्ती, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिसर और इसको बोलते हैं सक्सेसर। इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसर। पूर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। और परा का मतलब क्या होता है? बाद में। परा का मतलब क्या होता है बच्चों? बाद में। कहने का मतलब हम इनके वर्ड से ही पता लगा सकते हैं कि मतलब कोई चीज पहले हो रही होगी वो हमारा प्रेडिसर होगा, और परावर्ती यानी कि जो चीज हमारी बाद में हो रही होगी वो हमारा क्या होगा? सक्सेसर होगा। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि 25 का पूर्ववर्ती व परावर्ती क्या होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको ये चीज समझ में आएगी कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे 25 है, 25 का हमें क्या निकालना है? पूर्ववर्ती निकालना है। तो किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए, यानी कि एक कितना पूर्व मतलब पहले, यानी एक हमें कितना करना है? लौटना है, वापस लौटना है। तो 25 का पूर्ववर्ती यानी कि इसमें से हमें क्या कर देना है? -1 कर देना है। तो 25 का पूर्ववर्ती कितना आ जाएगा? 24। अब 25 का मुझे क्या निकालना है? परावर्ती निकालना है। तो परावर्ती का क्या होता है? इसमें एक माइनस हुए तो इसमें हमें एक प्लस हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 26। एक और एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ आपको। एक और एग्जांपल से मान के चलो इस तरीके से दे रखा है 29, इस तरीके से आपको दे रखा है। इसका हमें पूर्ववर्ती निकालना है और परावर्ती निकालना है। क्या निकालना है? पूर्ववर्ती निकालेंगे और परावर्ती निकालें। पूर्ववर्ती में क्या करना है? हमको एक माइनस करना है और परावर्ती में हमको एक प्लस करना है। तो इसमें एक माइनस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 28, और इसमें एक प्लस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। तो इस बच्चों अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। यानी कि हमारी संख्याएं हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या,
सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस तरीके से हमारी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो उनके योग पर यानी जोड़ने के आधार पर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूं प्राकृत संख्याओं की, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों मैं? प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी तरीके से संख्या चलती जाती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्याओं के योग पर प्रथम, पहला फॉर्मूला है आपका, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। मान के चलो आपकी ये प्राकृत संख्या है, अनंत तक ना जाकर कहां तक जा रही है? n तक जा रही है। n कोई लास्ट संख्या है, ये आपकी संख्या है, ये अनंत तक ना जाकर भी कहां तक जा रही है? n तक जा रही है। तब उनके योग का फॉर्मूला क्या होगा? n कोष्टक n प्लस 1/2। आपका क्या फॉर्मूला होगा? n को लिख देना है, जो लास्ट संख्या है उसको लिख देना है, और उसमें 1 जोड़ करके इससे मल्टीप्लाई करके हमें उसमें 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं इस पे, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। इस तरीके से आपके सामने कोई क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने क्या बताया? प्रथम का मतलब जो स्टार्टिंग से होती है, और प्राकृत संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से। या तो वो प्रथम बोल दे या फिर वो 1 बोल दे, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। या तो प्रथम बोले चाहे वो 1 बोले, ठीक है। तो 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा है आपको, n कोष्टक n प्लस 1/2। n मतलब जो उसने लास्ट संख्या बोली है वो, तो वो लास्ट संख्या यहाँ पे कितनी है? 20, यानी n यहाँ पे कितना है? 20 है। तो हमें क्या कर देना? सीधा फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो योग निकालेंगे तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा? n यानी कि 20 कोष्टक 20 प्लस 1/2, 20 कोष्टक 20 प्लस 1/2। तो इसको और ओपन करके लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 20 और 1 21/2। 2 को काटेंगे 20 से, कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। 2 से हमने काटा 20 को, कितनी बार कट गया? 10 बार। और 21 का मल्टीप्लाई 10 से कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 210। यानी कि 1 से लेकर के 20 तक अगर मैं संख्याओं को जोड़ूं तो मेरा आंसर 210 आएगा। कैसे? जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 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 जाकर के 20। इस तरीके से मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 210 आएगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 210 आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान के चलो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे n बराबर कितना है? 50 दे रखा है, तो 50 लिखो, और 1 50 में ऐड करके 50 और 1 51/2 के हम काटेंगे 50 को, तो कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 5 आया, 5 से कितनी बची? 2, 25 पंजे 125 और 125 और 2 127। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1275। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलो प्राकृत संख्याओं पे आधारित 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहाँ पे n बराबर कितना होगा? 100। यहाँ पे n बराबर कितना होगा? 100। तो 100 मल्टीप्लाई 101, क्योंकि 100 में 1 ऐड करके कितना हो जाएगा? 101 और बटे 2। तो 2 से हम 100 को काटें, कितनी बार कटेगा? 50 बार। और 50 का मल्टीप्लाई इससे करें तो 50 एकम 50 और 50 एकम 50। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 50, यानी कि 50। तो प्राकृत संख्याओं के बाद हम आते हैं सम संख्याओं पे। हमारी सम संख्याएं कौन सी होती हैं? ये हमने पहले पढ़ चुका है। 2, 4, 6, 8, इसी तरीके से आगे चलती हुई जाती हैं, और जहाँ कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो ठीक है, अब इसके योग की बात करते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n कोष्टक n प्लस 1। क्वेश्चन जैसे लेते हैं, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा?
इस तरीके से मान के चलो आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमें पता है कि यहाँ पे n बराबर कितना है 20 है, यहाँ पे n बराबर कितना है 20 है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूले में हमें ऐसे पुट कर देना है। तो 20 कोष्टक 20 प्लस 1, तो 20 मल्टीप्लाई 20 और 1 21, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि 420 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना है, यहाँ पे n बराबर दे रखा है 50, तो फिर हमें क्या करना, सीधा फॉर्मूले पुट कर देना है। 50 मल्टीप्लाई 50 और 1 कितना हो जाएगा 51, तो 0 का 0, 5 एकम 5 और 5 25, 5 5 25। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं विषम संख्याओं की तरफ। विषम संख्याओं का आपको पता ही होता है, विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं ऑड नंबर, विषम संख्या होती है हमारी 1 3 5, इसी तरीके से चलती हुई अनंत तक जाती हैं। तो इनका योग का क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है बच्चों n स्क्वायर। इसको मैं क्वेश्चन से समझाऊं, क्वेश्चन से हम बात करेंगे तो कैसे होगा, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होता है बच्चों, प्रथम 25, हमें क्या करना है, यहाँ पे n बराबर निकालना है। तो n बराबर हमारा यहाँ पे कितना है 25, n बराबर कितना है बच्चों 25। तो इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है। वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई। तो 25 का मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है 25 से कर देना है। तो 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है मेरा 625। तो इस तरीके से प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग मेरा कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा के प्रथम n गुणजों का योग, के प्रथम n गुणजों का योग हम लिखते हैं k मल्टीप्लाई n कोष्टक n प्लस 1/2। इस तरीके से ये होता है। कैसे होता है इसको हम चलते हैं समझते हैं एक एग्जांपल से। मान के चलो क्वेश्चन दे रखा है 3 के प्रथम 10 गुणजों, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, इस तरीके से आपके सामने कोई क्वेश्चन दे रखा है। तो 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या है, 3 का पहला गुणज क्या होगा 3 एकम 3, और 3 का दूसरा गुणज क्या होगा 3 दूनी 6, तीसरा गुणज क्या होगा 3 त्रिका 9, चौथा 3 चौक 12 15 18 21 24 प्लस 27 प्लस 30। इस तरीके से 3 के जो प्रथम 10 गुणज हो जाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इनका योगफल निकालना है। अगर मैं बच्चों इनको ध्यान से देखूं तो देखो 3 इसमें भी है, 3 दूनी 6, 3 इसमें भी, क्योंकि ये 3 के गुणज है तो 3 तो सब में होगा। तो मैं क्या करता हूँ इनमें से 3 को कॉमन ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने 3 को कॉमन ले लिया। जैसे ही 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा। इसी तरीके से लास्ट तक जाकर के यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा। और मैं 3 के अलावा इसको अगर ध्यान से देखूं तो ये मेरी क्या बन जाती है, प्राकृत संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, प्राकृत संख्याएं बन जाती हैं। और प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला मैंने पहले ही पढ़ रखा है कि प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n कोष्टक n प्लस 1/2। यानी कि मेरी जितनी संख्याएं होंगी वो कितने का गुणज है उसको अलग लिख लेना है, और प्राकृत संख्या में जितनी संख्या है उसकी प्राकृत संख्याओं के हिसाब से हमें उसका आंसर निकाल देना है। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 3 को रख लो एक साइड, किसके गुणज है प्रथम गुणज 3, तो 3 को रख लो एक साइड में, ठीक है। कितने गुणज 10 गुणज, तो n बराबर कितना हो गया, यहाँ पे ये n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो n यानी 10 मल्टीप्लाई और 10 और 1 11/2, 2 से इसको काटा तो 5 बार, और 5 तिया 15, तो 15 मल्टीप्लाई कितना करना है हमें 11 करना है। 15 एकम 15, 15 15 और 1 16। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आया 165
5 हमारे हम n प्राकृत संख्या की वर्गों के योग के फॉर्मूले पे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1 2n+1 अपॉन 6। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लूं, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो इसका मतलब क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का प्रथम पहली वाली कौन सी होती है 1, उसका क्या निकलना है हमें वर्ग, और इनको क्या करना है जोड़ते हुए चलना है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग और प्लस 10 का वर्ग। इस तरीके से हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो इनके वर्गों का योग हमें निकालना है। तो क्या करना है फिर, यहाँ पे n बराबर कितनी है 10, n बराबर कितनी यहाँ पे 10 है, तो हमें 10 को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। जहां जहां पे n आएगी वहां पे हम 10 लगा देंगे। ठीक है, तो रख दो n बराबर 10, तो 10 कोष्टक 10 प्लस 1 कोष्टक 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना होगा 10 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 10 और 1 11 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 20 और 1 21 और बटे 6। ठीक है, अब इसे मैं 3 से काटता हूँ तो 3 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, 3 से मैं इसे काटता हूँ तो ये कितनी बार कट जाएगा 7 बार, 2 से मैं इसको काट देता हूँ 5 बार। ठीक है, तो ये कितना आया 7 पंजे 35 मल्टीप्लाई 11 35 मल्टीप्लाई 11 और 35 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 11 पंजे 55, हाँ से मेरी आई 5, 11 तिया 33 33 और 5 38। इस तरीके से मेरी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 385। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से प्रथम कितनी भी तक का वो पूछे हमें क्या करना है, जितना भी दे रखा हो वो हमारी n का मान होगा और n के मान को हमें सीधा फॉर्मूले में पुट कर देना है और इजीली हम उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो आगे हम बात करते हैं प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों। घनों का मतलब क्या होता है, किसी संख्या की घात कितनी लग जाए 3, तो उसे क्या बोलते हैं घन बोलते हैं संख्याओं का। ठीक है, तो इसको भी जैसे समझते हैं, एक एग्जांपल सिर्फ कितना प्रथम n संख्याओं का, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। इस तरीके से मान के चलो आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें यहाँ पे n बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है 5, तो n बराबर 5 सीधा फॉर्मूले में हमें पुट कर देनी है। तो 5 कोष्टक 5 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 6 और बटे 2 का स्क्वायर। 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग कितना आता है बच्चों, 15 का वर्ग आता है 15 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 225। इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आएगा 225। जैसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या था, n कोष्टक n प्लस 1 बटे 2, यानी जितनी भी प्राकृत संख्याओं का हमें योग पूछा है उसको n की जगह उसको रख देना है और सीधा सॉल्यूशन हमें निकाल लेना है। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है, n कोष्टक n प्लस 1। प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या है बच्चों, n स्क्वायर, यानी जितनी भी हमें संख्याओं का विषम संख्याओं का योग पूछा है उसका हमें सीधा वर्ग कर देना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n कोष्टक n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होता है बच्चों, n कोष्टक n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। के प्रथम n गुणजों का योग k मल्टीप्लाई n कोष्टक n+1 बटे 2। इन सारे फॉर्मूलों को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इन पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन मेरा दे रखा है, प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला में पढ़ चुका हूँ क्या होता है, n कोष्टक n+1 बटे 2, यानी कि यहाँ पे n बराबर कितना है मेरा 60 है। तो क्या करना है 60 मल्टीप्लाई 60 प्लस 1 यानी कि 61 बटे 2 से मैं 60 को कितनी बार करूंगा 30 बार, और 30 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 61 से, तो 0 का 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 एकम 3 और 3 का मल्टीप्लाई 6 से 6 तिया
18। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1830। 7 गुणजों का योग, तो मैंने के प्रथम n गुणजों के योग का फॉर्मूला लिखा रखा है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें, किसके 7 के, तो 7 को मुझे लिख देना है आगे, फिर कितने गुणजों का 7 गुणजों का, तो 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 यानी कि 8/2, 2 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 4 बार, 7 7 49, 49 मल्टीप्लाई 4, तो 49 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36, हाथ से लाई 3, 4 चौके 16, 9 7 18 19, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 196। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की सभी संख्याएं, यानी 1 से लेकर के 20 तक कितनी सम संख्याएं आ जाती हैं। n हमारा क्या होता है, n हमारा क्या होता है, संख्याओं की संख्या होती है, संख्याओं की संख्या यानी कि 1 से 20 तक हमारी कितनी सम संख्याएं होंगी, तो देखो 1 से 20 तक हमारी टोटल तो 20 संख्याएं, इसमें 10 हमारी सम होंगी और 10 हमारी विषम होंगी, तो n बराबर हमारा यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, n बराबर कितना आएगा 10 आएगा, n बराबर कितना आएगा बच्चों 10 आएगा। तो हमारे इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या होता है n कोष्टक n+1 यानी 10 मल्टीप्लाई 11 बराबर कितना हो जाएगा 110, बराबर कितना हो जाएगा 110। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, यानी यहाँ पे जो 20 दे रखा है वो सीधा क्या दे रखा है n का मान दे रखा है, ठीक है, तो n बराबर कितना है 20, तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो कितने से 20 और 1 21, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा 2 1 2 2 2 नहीं 4, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 420। आगे आते हैं 1 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो 1 से 40 तक कितनी विषम संख्याएं आती हैं, तो 1 से 40 तक अगर मैं देखूं तो इसमें आधी विषम संख्याएं आएंगी, कितनी आएंगी 20 विषम संख्या आएंगी, और 20 का वर्ग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है n स्क्वायर होता है, यानी 20 का मुझे क्या कर देना वर्ग कर देना, तो सीधा मेरा आंसर कितना आ जाएगा 400, मेरा आंसर सीधा कितना आ जाएगा 400। प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग, तो हमारी क्या है ये सीधा n बराबर दे रखा है कितना कि n बराबर 40 है वो, तो n प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा n स्क्वायर कर दो, यानी 40 का कर दो वर्ग, तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600, मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1/6, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूले में 5 सीधा क्या करना है हमें पुट करना है 1 से 5 तक, यानी कि n बराबर यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 जैसे ही पुट करेंगे तो 5 कोष्टक 5+1 यानी कि 6 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 और 1 11/6, 6 से मेरा कट गया 6, तो 11 पंजे कितना हो गया 55, यानी मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो घनों के योग करने के लिए क्या करना है, यानी n बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है n बराबर यहाँ पे 5 दे रखा है, और फॉर्मूला क्या होता है n कोष्टक n+1/2 का होल वर्ग, तो 5 लिखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 + 1 यानी कि 6/2 का वर्ग, तो मेरा आंसर कितना आया 2 से मैं काट दूंगा 3 बार, और 3 5 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225। इस तरीके से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 225। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 21 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। अब ये तो चक्कर पड़ गया कि इसमें 21 और 40 यानी ये तो बीच में से स्टार्ट हो गया, हमारा कहाँ से स्टार्ट हो गया बीच में से, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रथम से n तक जा रही, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है n कोष्टक n+1/2, ये तो स्टार्टिंग से होता है, जहां से हमारी प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है वहां से कहाँ तक जा रही, मान के चलो n तक जा रही, तो उसका फॉर्मूला होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो ये बीच में से स्टार्ट हो गया, तो बीच में से स्टार्ट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इसका योग में निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि हम क्या करें कि 1 से पहले तो 1 से लेकर के 40 तक का योग निकाल लें, 1 से कहाँ तक का निकालना है 40 तक का निकालना है, और फिर क्या करेंगे 1 से लेकर के 20 तक का निकालना है, 1 से लेकर के 20 तक का निकालना है, और 1 से लेकर के 40 तक में से 1 से लेकर के 20 तक में से हम इसको क्या कर 1 से 40 तक में से 1 से 20 तक को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम हल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो 1 से 40 तक यानी कि 40 मल्टीप्लाई 41/2, इसमें से माइनस करना है 20 तक का, तो 20 मल्टीप्लाई 21/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे 20 बार, और इसको कितनी बार काट देंगे 10 बार, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया 0 2 और 4 दूनी 8, 0 का 0, 2 1 2 और 4 दूनी 820, माइनस कितना करना है इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 220,
10। और 820 में से 210 को माइनस किया तो 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 और 8 में से 2 गया तो 6। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 610। यानी कि अगर इस तरीके से आपको बीच में से दे रखा है तो सबसे पहले हमें जहां लास्ट में दे रखा है उस वाली में से 1 से लेकर के 40 तक में से हमें क्या कर देना था, इसमें से 1 से लेकर के 21 में इसमें से 1 कम करके, क्योंकि इसकी 21 तो हमें इसमें इंक्लूड रखना है, इसमें से 1 कम करके यानी कि 20 तक हमें क्या करनी है, निकाल लेनी है। तो 1 से 40 तक पहले हम चले गए पूरे, यानी 1 से लेकर 40 तक का योग आ गया। फिर क्या कर देना, 140 तक के में से 1 से 20 तक को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 11 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले 1 से मैं कहां तक निकालूंगा, 25 तक निकालूंगा, और फिर 1 से कहां तक निकालूंगा, 10 तक निकालूंगा। तो 1 से 25 तक की में से 1 से 10 तक की मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो मेरी 11 से लेकर के 25 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 25 तक की निकालूंगा तो 25 मल्टीप्लाई 26/2 माइनस इसमें एक 10 तक की निकालूंगा तो 10 मल्टीप्लाई 11/2। इसको मैं काटूंगा 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। और इसको मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 13 बार। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर दे तो 13 का मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे, 25 से। 13 पंजा 65, हासिल आई मेरी 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा बेटो, 26 और 6 बच्चों कितना हो जाएगा, 32। यानी अब इसमें से माइनस करें, कितना करना है, 11 पंजे 55, 55 इसमें से माइनस करें तो 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 5 गया तो 7, और 3 यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2। तो मेरे आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 270। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो अभाज्य संख्या बच्चों हमने पढ़ाई रखी है आपको, क्या होती है अभाज्य संख्या, वो संख्याएं होती है जिनकी केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनकी केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है, इनकी स्टार्टिंग होती है 2 से। 2 के बाद क्या आती है, 3 के बाद क्या आती है, 5 के बाद क्या आती है, 6 भी नहीं होती है। 5 के बाद क्या आती है, 7 के बाद क्या आती है, ना तो 8 होती है, ना 9 होती है, ना 10 होती है। फिर उसके बाद क्या आती है, 11। उसके बाद क्या आती है, 11। तो इस तरीके की जब अभाज्य संख्याओं का हमारा पूछा जाएगा उनका योग क्या होता है, तो इसके लिए कोई भी प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वो इस वजह से नहीं होता है कि जैसे कि मैं प्राकृत संख्याओं को देखूं, चाहे सम संख्याओं को देखूं, चाहे विषम संख्याओं को मैं ध्यान से देखूं, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलती जाती हैं। इस तरीके से चलती है। अगर मैं इनकी कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव डिजिट में अगर डिफरेंस देखूं तो देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि यहाँ से +1 हर एक डिजिट का, हर एक आगे आने वाले अंक का, नंबर का हमारा डिफरेंस यहाँ पर समान रहता है। जैसे मैं सम संख्याओं की बात करूं तो 2 के बाद जब 2 ऐड करेंगे तब 4, 2 ऐड करेंगे तब 6, 2 ऐड करेंगे तो 8। तो इस तरीके से यहाँ पर भी डिफरेंस है। मैं ऐसे में विषम संख्याओं को देखूं तो 1, 3, 5, 7, 9, तो यहाँ पर भी मेरा डिफरेंस कैसा आता है, सेम आता है। तो डिफरेंस जब सेम होता है तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं समांतर श्रेणी में। ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, समांतर श्रेणी में। और जो सारे योग के फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं, वो हमारी समांतर श्रेणी के योग से बने हुए हैं। तो इस वजह से इनके योग के फॉर्मूला तो हम जो समांतर श्रेणी में होंगे उनका योग का फॉर्मूला तो हम इजीली लगा सकते हैं। पर देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डिफरेंस हमारा नहीं हो पा रहा है, कोई भी सेम डिफरेंस नहीं हो पा रहा है, यानी यहाँ पे हमारी समांतर श्रेणी नहीं बन पा रही है, तो इस वजह से हमें इन संख्याओं को बिल्कुल पर्टिकुलर अलग अलग ऐड करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। तो इन संख्याओं के लिए हमारा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता। तो आंसर कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, योग निकालना है। तो क्या कर देना है, सबको ऐड कर देना है। सबको ऐड करेंगे तो 7 3 10 और 5 और 2 7, 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 28। 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28। 3 2 5, 5 2 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। ठीक है बच्चों, तो कैसी रही क्लास, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे पता है कि आवाज़ का इशू चल रहा है, प्रॉब्लम है, लॉकडाउन लगा हुआ है इस वजह से। ठीक है, तो आगे की क्लास में पढ़ते हैं कुछ नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय।